नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद योगेश में। दोस्तों, ये साइकोलॉजी का आज पहला वीडियो और पहला क्लास है। बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल जीरो से, और हीरो बनना है आपको और हम सबको साथ लेके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम सभी सिद्धांत एक एक करके पढ़ेंगे, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पावलोव का सिद्धांत, जीन पियाजे का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत। तो एक वीडियो में एक सिद्धांत क्लियर करेंगे और उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको दूसरी वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर अगला सिद्धांत क्लियर करेंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। नंबर 1 अधिगम के सिद्धांत है। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आपको थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत को पढ़ना है। तो इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करते हैं और वो भी ट्रिक के साथ चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा ये लंबा हो सकता है वीडियो, पर भरोसा कीजिए मैंने इसमें वो ही तथ्य लिए हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें समझाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। इसके बाद अगली वीडियो में इससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखते हैं, इस सिद्धांत के प्रतिपादक है E.L. थॉर्नडाइक। सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास यानी कि कोशिश, जब हम कोशिश करते हैं तो कभी ना कभी गलतियां हो जाती हैं। तो इसी आधार पर यह सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है। इस नियम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नाम क्यों रखा गया, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सन 1898 ईस्वी में अपनी PhD शोध में प्रबंध, जिसका शीर्षक एनिमल इंटेलिजेंस था, में पशु व्यवहारों के अध्ययन के फलस्वरूप अध्ययन किया। तो सबसे पहला प्रश्न, प्रयास एवं त्रुटि के प्रतिपादक कौन है? तो E.L. थॉर्नडाइक। ठीक, इन्होंने इनका कब किया था इन्होंने ये इसका प्रतिपादन? तो सन 1898 में। इसका जिस पुस्तक में इन्होंने शोध किया है और जिसमें इसका शीर्षक का नाम क्या है? तो एनिमल इंटेलिजेंस। क्या नाम है शीर्षक का? नाम एनिमल इंटेलिजेंस। ये पिछली साल जो है 2019 वाले में, जो अभी जनवरी में हुआ था यूपी टेट का पेपर, उसमें ये आया था प्रश्न। अब है, ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। 3 पॉइंट। सबसे पहले इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। इनका नाम है E.L. थॉर्नडाइक। नंबर 3 पॉइंट, 1898 में इन्होंने यह दिया, शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस। ये एक पशु मनोवैज्ञानिक हैं। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो उत्तर होगा थॉर्नडाइक। इतने क्वेश्चन डिस्कस हो गए, क्लियर। अब आगे देखिए, इन्हें अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पशुओं पर शोध किया था। इसीलिए पुस्तक का नाम है, शीर्षक का नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। और एनिमल मीन्स होता है जानवर और इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, ठीक है। तो जानवर की बुद्धिमत्ताओं पर उन्होंने परीक्षण किए, यानी कि पशुओं पर परीक्षण किए, इसलिए इन्हें पशु मनोवैज्ञानिक कहते हैं। प्रयोग इन्होंने किस किस पर किए? भूखी बिल्ली और मृत मछली पर प्रयोग किया। अनुक्रियाकर्ता कौन है? बिल्ली, यानी कि जो कार्य कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, वो है बिल्ली। और जिसके लिए कार्य कर रहा है, जिस चीज़ के लिए कार्य कर रहा है, उसका जो उद्दीपक है, उसके सामने जो उद्देश्य है, वो है मृत मछली, ठीक है। अब अन्य प्रयोग इसने किए कबूतर और चूहे पर। तो प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने किस किस का प्रयोग किए? तो उत्तर हो जाएगा बिल्ली, कबूतर और चूहे पर। लेकिन कबूतर और चूहे का नियम मान्य नहीं है, लेकिन प्रयोग इन्होंने किए थे। इस नियम के उपनाम देखिए, उपनाम से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, यही सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, यही कन्फ्यूजन आप क्लियर कीजिए। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत और SR थ्योरी, ठीक है। SR का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक, स्टिमुलस और अनुक्रिया रिस्पॉन्स, इसीलिए शॉर्ट में कह देते हैं SR थ्योरी, यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। अब उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। अब इनको याद कैसे करेंगे? देखिए, कन्फ्यूजन तो बहुत हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यदि आप क्लियर कर लेंगे तो एकदम से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इसके लिए मैं थोड़ी सी ट्रिक बनाई है, इसको आप याद रखिए। दीपक और अनुक्रिया
त्रुटि व भूल के बाद संयोजन सिद्धांत करते हैं। कोई दो मित्र हैं, दीपक और अनुक्रिया उनका नाम है, वो त्रुटि करते हैं और भूल भी करते हैं, और उसके बाद वो संयोजन यानी कि मिलने का सिद्धांत करते हैं। यानी उनसे त्रुटि हो जाती है, लड़ जाते हैं। मान लो दो भाई बहन हैं, दीपक व अनुक्रिया, उनसे त्रुटि हो जाती, भूल हो जाती, उसके बाद लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद फिर मिलने का काम करते हैं, यानी संयोजन का सिद्धांत करते हैं। तो इस लाइन को याद रखिए, दीपक और अनुक्रिया त्रुटि व भूल के बाद संयोजन का सिद्धांत करते हैं। अब देखिए इसका एनालिसिस। दीपक यानी कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, ठीक है। दीपक से क्या हुआ, दीपक से होगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। और दीपक और अनुक्रिया यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया। त्रुटि से होगा त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ठीक है, त्रुटि एवं भूल का सिद्धांत, या कह लीजिए आप प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। भूल शब्द का यहाँ अर्थ, यहाँ देखिए कौन कौन से शब्द लेने हैं आपको, दीपक, अनुक्रिया, त्रुटि, भूल और संयोजन, ठीक है। तो दीपक अनुक्रिया यानी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसके बाद आपका इससे भूल से हो जाएगा प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद त्रुटि से हो जाएगा, त्रुटि से आपका हो जाएगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। और संयोजन का सिद्धांत यानी कि संयोजनवाद का सिद्धांत, संयोजन सिद्धांत करते हैं यानी कि संयोजनवाद का सिद्धांत। तो ये आप लाइन याद रखेंगे तो जैसे आपको विकल्प मिल जाएगा, तो इस विकल्प से आपको आसानी होगी टिक लगाने में, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। मुझे आशा है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। हमने क्या क्या डिस्कस किया, मन में एक बार सोच लीजिए, वीडियो स्टॉप कीजिए। हमने कहा कि ये थॉर्नडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने पशुओं पर शोध किया। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने बिल्ली और कबूतर और चूहे पर अपने प्रयोग किए। बिल्ली का मान्य है, चूहे और कबूतर का मान्य नहीं है। इन्होंने जिस शीर्षक के अंतर्गत प्रयोग किया उसका नाम है एनिमल इंटेलिजेंस। इन्होंने कब किया था, अपने पीएचडी शोध के दौरान। इतने प्रश्न आपके दिमाग में क्लियर। अब चलते हैं आगे। आगे क्या है, थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको आप चाहे नोट्स में मत लिखना, इसको एक कहानी की तरह समझ लीजिए। जो ऊपर मैंने दिया अभी तक वो चाहे आप नोट्स में लिख लेना। आप नोट्स बना के पढ़ लेंगे तो गारंटी मानिए प्लस पॉइंट में आपको बहुत नंबर मिलेंगे। और मैंने इस वीडियो में वो सब कवर किया जहाँ जहाँ से प्रश्न बनते हैं। इससे बाहर कुछ भी नहीं बनेगा। अगर आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ लिया तो थॉर्नडाइक से ए से लेकर जेड तक कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपसे बाहर नहीं जाएगा। बस एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ लीजिए। तो कहानी समझते हैं क्या है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग भूखी बिल्ली पर किया, ठीक है, ये तो आपको मालूम है। कैसे किया, बिल्ली को कुछ समय तक पहले रखा भूखा, भूखा रखने के बाद उसके एक पिंजरे में कर दिया बंद। पिंजरे को यानी कि इंग्लिश में कहते हैं बॉक्स। क्या किया, बिल्ली पर प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया कि बिल्ली को भूखा रखा और पिंजरे को बंद कर दिया। उस पिंजरे को कहते हैं पजल बॉक्स। तो प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को जिस पिंजरे में बंद किया तो उसको क्या कहते हैं, तो उत्तर होगा पजल बॉक्स। नोट पॉइंट लिख लीजिए ये। अब आगे चलते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखना है कि पिंजरे जो है थॉर्नडाइक ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया उसे पजल बॉक्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थॉर्नडाइक ने मछली का एक टुकड़ा रख दिया, ठीक है। बिल्ली पर प्रयोग किया, उसको क्या किया कि उसको कुछ देर तक भूखा रखा, फिर उस बॉक्स में बंद कर दिया जिसे पजल बॉक्स कहते हैं। और उस बॉक्स के बाहर रख दिया, क्या रख दिया, उसके बाहर रख दिया मछली का एक टुकड़ा। इसका चित्र जो है आपको वीडियो के जो सबसे ऊपर जो मेन पृष्ठ है उसमें चित्र बना हुआ, तो देख लीजिएगा। अब पिंजरे के अंदर लीवर लगा हुआ था। लीवर यानी कि बटन, लीवर यानी कि बटन, जिसे दबाने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता था। सबसे पहला पॉइंट भूखी बिल्ली पर किया, ठीक है। बाहर पिंजरे में उसको बंद कर दिया, बाहर एक मछली का टुकड़ा रख दिया और वहाँ पर एक बटन लगा दिया जो दबाने के बाद वो पिंजरा खुल जाता था। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। भूखी बिल्ली ने भोजन यानी कि भोजन जो उसके सामने रखा हुआ था वो था मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने और पिंजरे से बाहर निकलने के बहुत प्रयास किए, बहुत से त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। त्रुटिपूर्ण प्रयास का मतलब वो एक ही प्रयास में सफलता नहीं हुई, तो वो त्रुटिपूर्ण प्रयास हुए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का काम कर रहा था। उद्दीपक यानी कि उत्तेजना। उद्दीपक का मतलब होता है उत्तेजना। जब आपको बहुत ज़ोर से भूख लगी हो और आपके सामने कोई अच्छा सा बढ़िया सब्जी पनीर रोटी बना के रख दे, पनीर पूड़ी बना के, तो आपके अंदर और उत्तेजना बढ़ेगी, कब मुझे खाने को मिले। भूख वैसे भी लगी है और सामने इतना अच्छा भोजन है।
तो जब बिल्ली के सामने मछली रखी थी और वो भूखी भी थी, तो वह जो मछली थी उद्दीपक का काम कर रही थी, और उद्दीपक के कारण बिल्ली प्रतिक्रिया कर रही थी। प्रतिक्रिया क्या कर रही थी? बार बार पिंजरे से निकलने की कोशिश कर रही थी, पर सफल नहीं हो पा रही थी। बिल्ली ने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया। एक बार संयोग से यानी कि धोखे से उसके पंजे से लीवर दब गया, वो बटन दब गया और पिंजरा खुल गया। जब वो पिंजरा खुल गया तो थॉर्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार किया। एक बार बिल्ली निकल आई, फिर उसने दोबारा प्रयोग किया, बिल्ली को फिर बंद कर दिया, फिर मछली का टुकड़ा रखा भूखा करके, ठीक है। तो उसने क्या देखा? उसने ये पाया कि पिछली बार से इस बार समय कम लगा। क्यों लगा? कि अब बिल्ली के दिमाग में एक चीज़ समझ में आ गई थी, बटन दबाने से ये पिंजरा खुल जाता है। उसने फिर वो बटन ढूंढने की कोशिश की, जब उसको वो बटन मिल गया फिर उसने दबाया, खुल के अंदर आ गई। फिर उसने तीसरी बार प्रयोग किया तो दूसरी बार से कम समय लगा, और कुछ ही समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाज़ा खोलना सीख गई। यानी कि अब वो प्रयास नहीं कर रही है, अब पिंजरे के अंदर रखिए उसे, तो वो जो है तुरंत ही दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। अब देखते हैं आगे। प्रश्न बनता है कि जो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया कितने सोपानों में किया, ये कितने चरणों में किया, चरण या सोपान? दोनों चीज़ मिल जाए, चरण या सोपान एक ही चीज़ है, चरण या सोपान। तो इसको 7 चरणों में पूरा किया। कितने चरणों में? 7 चरणों में। वो 7 चरण कौन कौन से थे देखिए। सबसे पहला चरण था चालक। चालक क्या था? भूख, यानी कि चालक क्या था कि बिल्ली भूखी थी। लक्ष्य क्या था उसके सामने? मछली। वो मछली को प्राप्त करने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा क्या थी? कि पिंजरे का बंद दरवाज़ा था, ये उसकी बाधा थी। उल्टे सीधे प्रयत्न, पिंजरे को काटना इत्यादि, ये उसके उल्टे सीधे प्रयत्न थे। बार बार वो अपने मुंह से अपने दांतों से काटने की कोशिश करती है। संयोग व सफलता, संयोग ये था कि संयोग से लीवर का दबना और दरवाजे का खुलना, और यही सफलता थी उसकी। सही प्रयत्न का चुनाव, दरवाज़ा खोलने का तरीका, ये था उसका सही प्रयत्न 6वें स्टेप में। 7वां स्टेप था स्थिरता। जब 7वां स्टेप जब 3-4 बार करता है वो तो स्थिरता आ जाती है, यानी वो दरवाज़ा खोलना सीख जाती है, फिर उसको कोई टाइम नहीं लगता है। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने के नियम को 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि जो है ये अमेरिकी पशु मनोवैज्ञानिक थे, एनिमल इंटेलिजेंस शीर्षक था, ये पशु मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। और इन्होंने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया। कबूतर व चूहे का मान्य नहीं है। भूखी बिल्ली का जब प्रयोग किया तो जिस बॉक्स में बंद करा उसको कहते हैं पजल बॉक्स। मृत मछली उसके सामने रखी थी, तो अनुक्रिया जो कर रही थी वो क्रिया कर रही थी, यानी कि रिस्पॉन्स जो कर रही थी वो थी बिल्ली, ठीक है। और उद्दीपक जो था वो मृत मछली का टुकड़ा था, तो उसको कहते हैं स्टिमुलस। तो इस प्रकार से हो गया एसआर थ्योरी। इसके हमने अन्य नाम बताए इस सिद्धांत के, ठीक है। संयोजनवाद का सिद्धांत बताया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत बताया, भूल का सिद्धांत बताया इसको, ठीक। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक के नियम की। थॉर्नडाइक के नियम को 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से? मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम को पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 3। और गौण नियम को 5 भागों में। 2 मुख्य नियम कितने हैं? यानी कि 2 भागों में विभक्त किया गया है इसके नियम को, मुख्य नियम, गौण नियम। मुख्य नियम 3 बताए हैं और गौण नियम 5। इस डेट क्लियर? चलते हैं इसको एक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं वो नियम कौन कौन से हैं। तो देखिए, देखो यहाँ पर ये रहा आपका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि जो मुख्य नियम है उन्हें कहते हैं प्राथमिक नियम, और जो गौण नियम है उनको कहते हैं द्वितीयक नियम। देखिए ये 3 महत्वपूर्ण नियम है, ठीक है, यानी कि सीखने के सिद्धांत के नियम। सबसे पहला प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, इसके 3 नियम हैं। दूसरा है द्वितीयक नियम या इसको कहते हैं गौण नियम। 3 नियम कौन कौन से हैं? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। और गौण नियम कौन कौन से हैं? ये 5 हैं। देखिए कौन कौन से हैं? बहुक्रिया का नियम, रुचि या मनोवृत्ति का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, और 5वां है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। इस प्रकार से 5 नियम ये हैं गौण नियम, या इन्हें द्वितीयक नियम भी कहते हैं। और जो मुख्य नियम है वो हैं 3, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इनको क्रम से याद रखिए। 3 नियम जो इम्पोर्टेंट हैं। जब आप किसी काम को करने के लिए तत्पर होते हैं तो अभ्यास करते हैं, और अभ्यास करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है।
तो ऐसे माइंड में कॉन्सेप्ट बनाइए, अपनी लाइन में कहानी चाहिए कि जब हम कोई किसी कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो अभ्यास करना पड़ता है, और उसका प्रभाव यानी कि रिजल्ट, जब आप कार्य करते हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर मिलता है, अच्छा बुरा। तो हम जब किसी कार्य करने के लिए तत्पर होते हैं तो अभ्यास करते हैं और उसका प्रभाव जरूर मिलता है। ऐसी लाइन कुछ बना लीजिए तो आपको क्रम से याद बने रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इनको विस्तार से। ठीक है, विस्तार से जब बात करेंगे तो एक एक करके डिस्कस करेंगे नियमों को। थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों का स्पष्टीकरण। मुख्य नियम में सबसे पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम का मतलब का क्या है? यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हैं या तैयार हों, शीघ्र ही सीख जाएंगे। ठीक है, जैसे एक घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। आप किसी जानवर को पानी के लिए पास ले जाइए और कहो भैया पी, तो वो नहीं पिए। कब तक? जब तक उसका मन नहीं होगा। आप उसे बाध्य नहीं कर सकते। यदि घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तो वो खुद ही पी लेगा। इसी प्रकार से यदि आपको मैथ नहीं आती है तो आपको उसके लिए तत्पर होना पड़ेगा। आपको अपने मन में सोचना पड़ेगा, नहीं कुछ भी हो जाए मुझे मैथ सीखना, कुछ भी हो जाए मुझे मैथ सीखना, आज मैं एक्सरसाइज करूँगा। आप यदि काम करने के लिए तत्पर हैं तो जल्दी सीख जाएंगे, और यदि बिना मन के वही काम करेंगे तो सीखने में टाइम लगेगा। ये कहलाता है तत्परता का नियम। अगला आता है अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यानी आपको कोई चीज़ नहीं आती है, अभ्यास कीजिए। बचपन में आपको याद होगा, आपको साइकिल नहीं आती थी, कई बार आप गिरे, फिर भी आप सीखे, बार बार चले, ढूंढाए, धक्का दिए, और एक दिन क्या होता है कि आप साइकिल अचानक से सीख गए। तो ये कहलाता है अभ्यास का नियम। इसके दो उपनियम होते हैं। इसके क्या होते हैं? दो उपनियम। उपयोग नहीं है, ये उपनियम है। दो उपनियम कौन कौन से हैं? नंबर एक उपयोग का नियम और दूसरा अनुपयोग का नियम। उपयोग का नियम पुनरावृत्ति पर आधारित है और अनुपयोग का नियम विस्मृति पर आधारित है। तो प्रश्न यहाँ से बनता है कि जो है अभ्यास के नियम के कितने उपनियम होते हैं? तो आप कहेंगे दो। वो पूछेगा कौन कौन से? तो आप कहेंगे उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तो आपको ऐसे ही विकल्प दे देगा, उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप टिक लगा देना ये दोनों। जैसे करत करत अभ्यास ते जनमत होत सुजान। जड़मत नहीं, यहाँ जड़मत है, जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। ये एक दोहा है। इसका अर्थ ये है कि जब करत करत अभ्यास के, जब बार बार अभ्यास किया जाता है, बार बार कोशिश की जाती है, तो जड़मत होत सुजान। जड़ मतलब जड़ बुद्धि वाला, मति मीन्स होती है बुद्धि, जड़ मीन्स होता है मूर्ख। मूर्ख बुद्धि वाला भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे कैसे? रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब आप कुआं देखते हैं, कुआं बार बार आती, कुएं में रस्सी जो होती है, घिरनी में जो रस्सी पड़ी होती है, जब उसे आप पानी निकालते हैं तो बार बार जब वो आती है जाती है तो उस पत्थर पर भी वो निशान बना देती है वो। तो यही कहा गया, रसरी आवत जात के सिल पर, सिल मीन्स पत्थर, सिल पर पड़त निशान। ठीक, कुआं आपने यदि देखा होगा, कुएं से पानी भरा होगा, जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे कुएं के। कहीं कहीं गाँव में अभी भी कुएं का यूज किया जाता है, शहरों में तो अब इसका यूज बंद हो गया है। तो इस प्रकार से ये था अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम हो गया, अब अभ्यास का नियम हो गया। अब बात करेंगे प्रभाव के नियम की। प्रभाव के नियम को कहते हैं परिणाम का नियम, यानी कि रिजल्ट। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो प्रश्न बन जाएगा, संतोष या असंतोष का नियम किसे कहते हैं? तो आपको विकल्प 4 मिलेंगे, उसमें से जहाँ प्रभाव या परिणाम का नियम लिखा होगा वहाँ आप टिक लगा देंगे। इस नियम के अनुसार क्या, इसे संतोष या असंतोष का नियम क्यों कहते हैं? इसीलिए कहते हैं कि जिस कार्य को आपको करने में संतोष या सुख मिलता है, उस कार्य को प्राणी बार बार करता है, और जिस कार्य को इसके विपरीत, जिस कार्य को करने में दुख या असंतोष मिलता है, उस कार्य को वह दोबारा नहीं करना चाहता। जैसे आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको मूंग की दाल पसंद है, मान लीजिए आपके सामने रख दी जाए तो आप खा लेंगे, आपको दोबारा मिल जाएगी तो आपको बोरिंग नहीं लगेगी। लेकिन यदि नहीं पसंद है तो आप दोबारा उसको खाने से परहेज करेंगे। ऐसी कोई कार है, आपको अच्छा लगता है, आपको बाइक चलाना अच्छी लगती है, तो आपको यदि कोई दे देता है तो आप बहुत खुश होते हैं और तुरंत ले जाते हैं। ठीक है, यदि आपको बाइक चलानी नहीं आती है और आपको बाइक चलाने से डर लगता है तो आप जो है उसमें सुख या असंतोष, सुख महसूस नहीं करेंगे, असंतोष महसूस करेंगे। ठीक है, तो जिसमें सुख व संतोष मिलता है उसको प्राणी बार बार करना चाहता है, और जिसमें खुशी नहीं मिलती है उसको प्राणी नहीं करना चाहता है। इसीलिए इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं, या प्रभाव या परिणाम का नियम
कहते हैं। प्रभाव या परिणाम का मतलब क्या हुआ? जिसमें सुख मिले, वो जिसका प्रभाव अच्छा हो, वो प्रभाव का नियम। अब बात करेंगे गौण नियमों की। तो बहुप्रतिक्रिया का नियम, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। तो प्रश्न बनता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो आप कहेंगे गौण नियम के बहुप्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। अगला है मनोवृत्ति का नियम। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसिक विन्यास का नियम। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम क्या है? बहु मीन्स होता है बहुत सी, प्रतिक्रिया मीन्स प्रतिक्रिया। जब बहुत सी प्रतिक्रिया यानी कि बहुत सी कोशिश की जाती है, तो यानी कि इस नियम के अनुसार प्राणी जब कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है प्राणी के सामने, तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे आप फंस जाएं कहीं, कुछ आपकी बाइक खराब हो जाए तो आप धक्का देते हैं, आप किसी से सहायता लेते हैं, मतलब कई प्रकार की कोशिश क्रियाएँ करती हैं। बहुप्रतिक्रिया, बहुत सी प्रतिक्रियाएँ करते हैं। तो इसीलिए और ये तब तक जारी रहता है जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं मिल जाता है। आप रास्ते में जा रहे हैं, बाइक खराब हो गई, अगर जब तक सही नहीं हो जाएगी तब तक आप कोशिश करते रहेंगे, प्रतिक्रिया करते रहेंगे, बहुत सी कोशिश करते रहेंगे। इसलिए इस नियम को कहते हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम, और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। अब दूसरा है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या? इसको मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। मानसिक विन्यास से मतलब क्या हुआ? जैसे आपको तत्परता का नियम बताया कि यदि आप मन से तत्पर हैं, ठीक है, यही इसी नियम से समझिए कि यही मनोवृत्ति का नियम है। मनोवृत्ति यानी मन की वृत्ति, मन के अंदर आपकी जो वृत्ति है, यानी कि इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है, उसी अनुपात में हम सीखते हैं। यदि हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो अच्छी सोच आती है, हम पॉजिटिव थिंक आती है, और यदि नकारात्मक सोचते हैं तो नेगेटिव थिंक आती है। यदि हम मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हैं तो हम इसे करने में असफल होते हैं। यही तत्परता का नियम भी कहता है। यदि हम तत्पर नहीं हैं तो हम उस काम को देर से सीखते हैं, और त्रुटियां भी होती हैं और विलम्ब भी करते हैं। तो ये है मनोवृत्ति का नियम, इसी को कहते हैं मानसिक विन्यास का नियम। यदि मन से आपका विन्यास है तो आप जो है काम अच्छे से करेंगे। अगला है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम पर अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत आधारित किया जाता है। तो प्रश्न बनता है कि अंश से पूर्ण की ओर किस नियम पर आधारित है? तो आप कहेंगे गौण नियम के आंशिक क्रिया पर आधारित है। अब आंशिक क्रिया है क्या? आंशिक यानी कि अंश यानी कि टुकड़ा। जब कोई चीज़ टुकड़ों में की जाती है, टुकड़ों में, ठीक है, कोई कार्य टुकड़ों में किया जाता है, अंश से पूर्ण की ओर टुकड़ों में किया जाता है, तो वो कहलाता है आंशिक क्रिया का नियम। यानी किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके कार्य सरल व सुविधाजनक बन जाता है। जैसे आपको मनोविज्ञान पढ़नी है तो आप एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक पेज पढ़िए, टुकड़ों में पढ़िए। आप एक दिन में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको कवर ना हो पाए, आपको याद ना हो पाए, आप भूल जाए, लेकिन डेली एक पेज नियम के अनुसार पढ़ेंगे, टुकड़ों में कार्य करेंगे तो एक दिन आप पूरी किताब पढ़ लेंगे। अगला है सादृश्यता अनुक्रिया का नियम। सादृश्यता क्या है? सादृश्यता यानी कि जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है। सादृश्यता यानी कि दृश्य यानी कि सामने जब कोई भी परिस्थिति होती है, कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, तो वह उसमें मिलती जुलती परिस्थिति का स्मरण करता है। जैसे आपके सामने कोई परिस्थिति हो गई, मान लीजिए आप साइकिल सुधारना जानते हैं, आप साइकिल के पंचर सुधारना जानते हैं उदाहरण के तौर पे, और आपकी बाइक पंचर हो गई, तो एक मिलता जुलता आपके सामने समस्या खड़ी हो गई, मिलती जुलती। तो आप क्या करेंगे? साइकिल की तरह बाइक का भी पहिया खोलने की कोशिश करेंगे और उसके पंचर सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इस नियम का यही मतलब हुआ कि जब कोई आपके सामने समस्या हो जाती है तो आप मिलती जुलती समस्या को याद करके उस समस्या को हल कर लेते हैं, और इसे आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। आत्मीकरण का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी आत्मा से समानता दिखाई देती है, यानी कि मिलती जुलती सोच से आप उस समस्या का समाधान करते हैं, इसीलिए आत्मीकरण समानता का नियम कहते हैं। आत्मा से समानता निकलती है आपकी, तो आत्मीकरण समानता। अब है सहायक परिवर्तन का नियम। सहायक परिवर्तन का नियम क्या है? थॉर्नडाइक ने पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहित्य परिवर्तन के नियम के रूप में व्यक्त किया है। तो प्रश्न बनता है कि थॉर्नडाइक ने शास्त्रीय अनुबंधन को किस नियम में जिक्र किया है? तो उत्तर हो जाएगा सहायक परिवर्तन के नियम में जिक्र किया है। अब ये है क्या? इस नियम के अनुसार एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है, अर्थात पहले कभी की गई क्रिया उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना।
यानी कि आपने कोई क्रिया की, जैसे आज आपने बाइक सुधार ली, उसी तरीके से फिर कभी आपकी बाइक खराब हो गई तो उसी आधार पे आप दोबारा वही बाइक सुधार लेंगे, तो ये कहलाता है साहचर्य परिवर्तन। साहचर्य परिवर्तन यानी कि एक कार्य से दूसरे कार्य में परिवर्तन करके उसी तरीके से कार्य कर लेना। अब बात करते हैं इस सिद्धांत की विशेषताएं। इस सिद्धांत की क्या विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं देखिए। एक तो यह है कि सीखने की प्रक्रिया पशु व मानव में सामान्य रूप से होती है। ये थॉर्नडाइक ने कहा। क्यों कहा? कि उसने प्रयोग पशुओं में किए। तो पशुओं से उन्होंने जो नियम दिया, पशुओं से जब बिल्ली को बार बार कोशिश करती है, प्रयास करती है, त्रुटि करती है, तो इस नियम का नाम रख दिया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। बार बार क्रिया करती है तो अनुक्रिया का सिद्धांत भी कह दिया। ठीक है, बार बार भूल करती है तो भूल का सिद्धांत भी कह दिया है। एक संयोग से वो बटन खुल जाता है तो इसे संयोजनवादी सिद्धांत भी बोल दिया। इस तरीके से इसके अदर नाम हो गए। आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? मुझे पक्का भरोसा हो रहे होंगे, क्योंकि मैं पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखने की प्रक्रिया पशु व मानव में समान रूप से होती है। सीखना क्रम में होता है, ना कि सूझ द्वारा। सीखने में चिंतन का स्थान नहीं होता है। ये इसकी विशेषताएं थी। नियम 2 दूसरा व तीसरा नियम है, इस बात को कई मनोवैज्ञानिकों ने गलत साबित किया है। तो प्रश्न बनता है थॉर्नडाइक के कौन से नियमों को गलत साबित किया है? तो उत्तर हो जाएगा दूसरे व तीसरे नियम को। इस नियम के शैक्षिक महत्व क्या है? छोटे बालकों को सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। छोटे बालकों के लिए सबसे उपयोगी नियम है। बच्चों से बार बार प्रयास करवाना चाहिए, बच्चों से त्रुटि संभव हो जाती है। शुद्ध उच्चारण के लिए सर्वोत्तम उपयोगी नियम है ये थॉर्नडाइक का नियम। निराशा में आशा, निरंतर प्रयास पर बल, असफलता में सफलता के लिए महत्वपूर्ण ये नियम। अभ्यास की क्रिया पर यह आधारित है, यानी कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास एवं त्रुटि का नियम, अभ्यास एवं प्रयास का नियम। तो इस तरीके से हो गए इसके महत्वपूर्ण शैक्षिक महत्व। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा जानते हैं। थॉर्नडाइक ने कहा कि अधिगम में समय उत्तरोत्तर होता है। ये थॉर्नडाइक द्वारा कहा गया उद्बोधन है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना। अधिगम में समय क्या होता है? उत्तरोत्तर होता है। अधिगम अनुबंधन का परिणाम है। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को सीख जाता तो अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन क्या कहलाता है? जब अनुक्रिया यानी कि अनुक्रिया को करता, अनुक्रिया जैसे बिल्ली थी और उद्दीपक था मछली का टुकड़ा। मछली का टुकड़ा जब उसने प्राप्त कर लिया तो बिल्ली के द्वारा मछली का टुकड़ा प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन। यानी अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक प्राप्त करने की क्रिया को जब मनुष्य सीख जाता है, वो बिल्ली सीख गई, तो वो अनुबंधन कहलाता है। थॉर्नडाइक का जन्म 31 अगस्त को 1874 में हुआ था, या 1874 लिख लीजिए, से हटा दीजिए, 1874 में हुआ, अमेरिका में हुआ था। थॉर्नडाइक ने अपने शोध में पशु व्यवहार का अध्ययन किया, जिसका शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस, जो ऊपर बता चुका हूँ। इनकी अन्य पुस्तकें देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। वर्बल बिहेवियर, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल ए फर्स्ट बुक, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, एनिमल इंटेलिजेंस। तो देखिए इनकी पुस्तकों में थोड़ी कॉमन चीज़ मिलती है, इनको याद कैसे रखेंगे? देखिए वर्बल बिहेवियर, ठीक है, वर्बल बिहेवियर। इसके बाद एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो इन्होंने साइकोलॉजी की बुकें लिखी हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, दोनों में साइकोलॉजी आ रही है। और एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, तो एजुकेशनल और साइकोलॉजी शब्द कॉमन रूप से आ रहे हैं सभी पुस्तकों में। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन ए फर्स्ट बुक, द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, एजुकेशनल या लर्निंग या साइकोलॉजी या एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस तो आपको याद ही हो चुकी है। तो इनकी पुस्तकों में कॉमन चीज़ आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल बिहेवियर, ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, एजुकेशन फर्स्ट बुक। तो ये है इनकी पुस्तकें। तो इस तरीके से इनको याद रखिए। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया, ठीक है, ये आपको मालूम है। इसके बारे में जब बुद्धि पढ़ाएंगे तब विस्तार से चर्चा करेंगे। थॉर्नडाइक के अनुसार सामान्य योग्यता जैसी कोई सत्ता नहीं होती है, बुद्धि के कई तत्व होते हैं। इसे असत्तात्मक, मात्रा या बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। ये थॉर्नडाइक से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब कवर किए हैं इसमें। थॉर्नडाइक की बुद्धि के 3 प्रकार हैं, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि यानी कि सैद्धांतिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि यानी कि व्यवहारिक या यांत्रिक बुद्धि। तो अगली वीडियो में इस सिद्धांत से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे, जिससे 50 क्वेश्चन यदि आप कर लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ
इसी सिद्धांत से रिलेटेड होंगे। इसके बाद थॉर्नडाइक से कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका गलत नहीं होगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। बस एक बार आप क्लियर जरूर कर लेना, ठीक है। तो कैसा लगा इसका वीडियो? यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करिएगा, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी पसंद आ रही है चीज़ या नहीं आ रही है, मेरी मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको मेरी मेहनत सफल नहीं हो रही है, आपको मेरी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप बेझिझक मुझे बताइए ज़रूर, क्योंकि आप बताएंगे तभी तो मैं अपनी त्रुटि सुधारूंगा। इसलिए तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत पढ़ाया है। जब त्रुटि करेंगे तो प्रयास भी करेंगे, और जब प्रयास करेंगे तो अनुबंधन होगा। अनुबंधन होगा यानी कि आप उस कार्य को सिद्ध कर लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मैं कुछ नहीं कहता हूँ, ना कुछ चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा से मेरी मेहनत सफल हो जाए। आप कुछ मत करिए, बस अपने साथ 3 दोस्तों को और जोड़ लीजिए। आपके साथ जो पढ़ने वाले दोस्त हैं उनको 3 दोस्तों को जोड़ लीजिए, तो यानी 3 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। इतना काम मेरे लिए कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको बता दूं कि आपको ये साइकोलॉजी का वीडियो डेली 4 बजे मिलेगा, प्रतिदिन टाइम से 4 बजे मिलेगा। आप नोट्स बना के पढ़िए, पूरा टॉपिक वाइज मिलेगा, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज मिलेगा, पूरा डिस्कस वाइज मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार साथियों, जय हिंद।